आज थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आप लोगों को एसडब्ल्यूसी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली कोर उसका था। मैं पहले जिस तरह से पढ़ाता था, तो पहले हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चंस करते थे, ये क्या है, वो क्या है, कैसे है। तो प्रीलिम्स में जब हमें कोई चीज पढ़नी होती है करंट अफेयर्स, तो उसका एक बेसिक होता है, उसका स्टैटिक डोमेन कितना ताकतवर है, कितना अच्छा है। ठीक है, तो हमारे एसडब्ल्यूसी इसी के लिए जाना जाता है कि हम पेपर को निचोड़ लेते हैं, तो उसको स्टैटिक। तो यूपीएससी इवेंट्स पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, जो घटना हुई, ईरान का वारशिप आयरिस जो देना, जो उसको टारपीडो से उड़ा दिया, तुम्हारे लिए इसमें क्या क्वेश्चन है? तुम्हारे लिए इसमें क्या जानकारी? जहाज का नाम याद कर लेना। मार्क 48 टारपीडो का नाम था। वो कैसे मारता, वो विस्फोट नहीं करता, वो वैक्यूम बबल बना देता है। वो तुम्हारे काम का क्या है, ये बताओ मुझे। चलो तुमसे एक बुद्धि थोड़ा सा बात करते हैं, तो क्योंकि आज से एसडब्ल्यूसी का जो कोर आर्किटेक्चर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब एक्चुअली पूरे आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ। ये गुरुकुल के बच्चों से भी मुझे एक डिस्कशन करनी थी। जैसे वो सज्जन जिन्होंने लिखा था कि मुझे करिकुलम को लेकर ये, तो आज आया ही नहीं साहब। तो है ही नहीं, मतलब जिसको गवाह, जिसको केस लड़ना, वो गायब है अदालत से। मैं मानहानि का मुकदमा भी नहीं कर सकता कि चलो मानहानि का मुकदमा करते काम हो जाएगा। तो अभी सवाल ये है कि आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ढांचा। तो मैं पिछले कई महीनों से यूपीएससी में सक्सेस आर्किटेक्चर पे काम कर रहा था, और इस चक्कर में जो हमेशा नींद में मेरी आंखें डूबी रहती हैं, सूजी रहती हैं, वो उसका कारण ये था। तो हम आज वहां पहुंच गए हैं जहां चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका बहुत बारीकी से, मतलब पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब जैसे वो बच्ची बता रही थी कि वो ऐसी दवाइयां खा रही हैं जो इस एज में डिप्रेशन, मतलब आप समझते हो, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं बेटा, समझने की बात है। आप इस एज में जो दवाई खा रहे हो, वो बेसिकली हमारे दिमाग में जो हिपोथैलेमस होता है, उसको एक्सेजरेट करने के लिए दवाइयां दी जाती है। लेकिन क्या होता है, ब्रेन उसको अडॉप्ट कर लेता है। फिर और हाई डोज की दवाइयां, फिर और हाई डोज की दवाइयां। फिर कुछ समय बाद तुम हमेशा नींद में, नशे में रहोगे, तुम्हें हर समय उदासी उदासी दिखाई पड़ेगी। जैसे वो दवाइयों का असर होगा, दैट इज, यू कैन बी द ड्रग एडिक्ट टाइप का हो जाएगा। तो अगर आज इस उम्र में बच्चा इस तरह की चीजें कर रहा है, तो हमारे लिए सोचने वाली बात है ना। तो एकेडमिक्स पढ़ने आई हो, सब कुछ है, लेकिन इतनी चीजों को तुम फेस कर रही हो, अरे वो फिर आएगी लौट के, फिर होगा। एक एक तुमने कहा कि मैंने दवाई खाने के चक्कर में एक हफ्ते क्लास नहीं की, एक हफ्ता तो गया ना। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि ये सब हमारे जीवन में किस फॉर्म में, हमें कैसे लड़ना है, उसका सॉल्यूशन क्या लेकर आना है। तो आर्किटेक्चर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों से भी मुझे कहना है, जैसे आप में से कई लोग हैं, तो हमारा क्या होता है, कई बार हम ऑफलाइन ऑनलाइन इन सब चीजों में एक स्ट्रीम हम डेवलप कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि डेफिनेटली आप एक साल के अंदर अपने आप को सक्सेस तक पहुंचा सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें मिल बैठ के बात करना पड़ेगा। हम दो नाव पे नहीं सवार हो सकते, हम इधर भी भागे उधर भी भागे, नहीं हो सकता है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इस पे बहुत अच्छा एक सिस्टम मैंने बना दिया है, और विद प्रूफ बना रहा हूं, जहां एवरी आवर काउंट, और वो धीरे धीरे जा रहा है। जैसे 120 दिन में हमने मेंस कब बना दिया कि 120 से 121 दिन नहीं होगा, और उसी लेवल पे होगा। आप अपने पुराने टीचर की कॉपियां उठा के चेक कर ले। मैं तो फिर से कह रहा हूं, जो अभी मैंने बुक लॉन्च की है, आप उस बुक का एक चैप्टर उठा लो, 100 डेज का, यहीं पे सैंपल उठाओ और अपना नोट्स उठा लो। किसी भी टॉपिक में कह रहा हूं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी उठा के देख लो, तुम्हें 90% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारी कॉपी में है ही नहीं है वो चीज। तो एक आर्किटेक्चर प्रोग्राम होता है, मैं तुम लोगों से भी डिस्कस करूंगा। अच्छा किया उस बच्चे ने लिख दिया, क्योंकि क्या होता है, इस तरह के प्रोग्राम में टीचर और स्टूडेंट दोनों कोलैबोरेट होने चाहिए। अब मैं कई बार यहाँ आता हूँ, छोटी छोटी चीजें पूछता हूँ, आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मुझे बहुत, एज अ टीचर, जब मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता हूँ, बहुत सैलो चीजों से बचता हूँ, गहरी रिसर्च करता हूँ, चैलेंज, कहता हूँ कि चैलेंज करो मुझे कि ये चीज जो है वो एकेडमिकली साउंड नहीं है, तो मुझे वहां पे अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब उसको डिलीवर नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, टीचर भी लगता है कि यार एवरीबडी इज टेकिंग लाइटली, इसको बहुत लोग लाइटली ले रहे हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, क्या होती है, कैसे होती है। तो मैं जल्दी ही एक रैंक आर्किटेक्चर प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं उस जगह पर हूं, और आज उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्रिएट होने जा रहा है, और वो हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को कितना स्ट्रक्चर किया जा सकता है मैक्सिमम, वो भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत सही है, और हर चीज वो अब मेजरेबल है।
यूपीएससी में क्या होता है कि आप वेग हो जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, सपोज दैट मैं हूं, तो मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन एक साथ कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सपोज दैट कोई एक्स टीचर आता है जो उस सब्जेक्ट में, अब वो अचानक से सब्जेक्ट को अपने हिसाब से लेके चलना शुरू कर देता है, उसका अपना एक स्टाइल, जिसमें 14-15 साल वो उसने अपना समय लगाया। फिर क्या होता है, वो आर्किटेक्चर, जैसे मतलब एक मिस्त्री ने एक दीवार बनाई, दूसरे मिस्त्री ने कहा नहीं यार 9 इंच नहीं 4 इंच की दीवार चलेगी, तीसरा मिस्त्री आया बोले नहीं यार हम सोच रहे हैं दरवाजे दरवाजे खाली खिड़की खिड़की बना दें, तो लास्ट में मकान का डिजाइन कैसा होगा, ओरिजिनल डिजाइन जैसा तो नहीं होगा। जो जिसके मन में आया उसने वो बना दिया, बोला नहीं कोई पूरब की तरफ दरवाजा नहीं, बोले नहीं पश्चिम भी होना चाहिए, कोई कहेगा उत्तर भी होना चाहिए। तो अब आर्किटेक्चर में एक सिस्टम होना चाहिए जहां आपको पता हो कि मुझे हर दिन कैसे अपना निकालना है, ठीक है, वहां पे, और उसको मेजरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आप अभी सक्सेस पा रहे हो नहीं पा रहे हो, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। आपका हर दिन, अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि मुझे मेजर तो 2027 का एग्जाम करेगा, 28 का एग्जाम करेगा, तो 27-28 में जाकर तुम्हें पता चले तुमसे क्या गलती हो तो वापस कैसे लौटोगे। मेजरमेंट डे 1 से होना चाहिए, वेयर आई एम। और हमें हर स्तर पर अपना काम है। यूपीएससी में जितना एकेडमिक्स 40-45 ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है, उससे ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो, चाहे राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल हो, अपने आप को ट्रैंक्विल शांत रखने की स्किल, फोकस रखने की स्किल, कंसिस्टेंट। सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम, अगर कोई मुझसे कहे कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 3P मॉडल को तो आपने ऐसे दफनाया है, ऐसे जलाया है कि उसके मैं राख भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। जो मेरा 3P मॉडल था, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस, वो आपने ऐसी तैसी करके रख दी। कुछ लोग क्लास में रेगुलर आते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते, यहां जाने के बाद वो चीजें कहां चली जाती मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इस चीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि रैंक आर्किटेक्चर प्रोग्राम क्या है, इसमें कैसे आपको बेनिफिट होगा अगर आप मेरी बात मानो, क्योंकि इसमें जो है आपको एडाप्टिव होना पड़ेगा। आप लोग रिटेलिएटिव हैं, आप लोग रिएक्शनरी हैं, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, फर्स्ट लॉ आपको आते ही नहीं है, आप हर क्रिया की प्रतिक्रिया देने के चक्कर में बने रहते हैं। जबकि क्या होता है, आपको मोशन के साथ रहना है। तो जब आप एडॉप्टिव होंगे तो मैं आपको 1 साल का एक तरीका बता दूंगा कैसे आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो, उस ग्रोथ को आप मटेरियल वे में मेजर कर सकते हैं कि मैंने कहां अपने आप को आगे बढ़ाया। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, इसमें हम और चीजें समझेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अगर ये बात घटना हुई, ईरान के जहाज को डुबो दिया, प्रीलिम्स में ये तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा। सोचो, इतना तो तुम जानते हो, एसडब्ल्यूसी मेरी सबसे फेवरेट क्लासेस रही हैं, और करंट अफेयर्स में मुझे कभी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और जो पहले बता दिया होगा देख लेना, यूरी कभी आपस में नहीं टकराएंगे। मैंने कई महीने, हफ्ते हो गए, महीने वर्ष ज्यादा हो गया, आज जो मैंने आपको बता दिया आप पूरा इंटरनेट छान मारो, कहीं तुम्हें को ये पक्ष नहीं बताएगा कि भारत के लिए कोविड से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जाके सब सर्च कर लो, आपको 10 चैनल के नाम बता देता हूं कि आज आपको समझ में आएगा भारत चुप क्यों है। बहुत से लोग कर, कल भी मेरे से कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये हो गया वो हो गया, भारत को ऐसे क्या करना चाहिए, और कोई नहीं बता पाएगा भारत को क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं, और ये फायदे कोई और क्यों नहीं उठा पाएगा। जब किसी सीनियर को भी समझा सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि अब हम प्रीलिम्स में जा रहे हैं। प्रीलिम्स में मतलब हो गया 35% क्वेश्चन जो है वो आपको डायनेमोस्टैटिक आते हैं, यानी उठाएगा करंट से, पूछेगा वो आपसे आपका सब्जेक्ट। ये मिनिमम पॉइंट है, 35% पेपर आपका यहां से आना ही आना है। तो स्टैटिक तो जब से ये बुक लॉन्च हुई है 100 डेज वाली, मेरा स्टैटिक का काम खत्म हो गया। इसको याद कराना है, रटाना है, दिमाग में बिठाना है, क्वेश्चन कराना है, इसके बाद कुछ नहीं बचना है। और आप लोग भी यहां बैठे बैठे कभी किताब मांग लिया करो और अपनी नोट्स उठाओ हिस्ट्री के, पॉलिटी के, और इसके साथ कंपेयर करना कि जमीन और आसमान का अंतर कैसे में दिखाई पड़ता है। ऑनलाइन के बच्चे कंपैरिजन कर चुके हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब यहां पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। और ऑनलाइन के बच्चे भी जो बुक मंगाना चाहे मंगा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कि कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, बुक्स पढ़िए आप लोग। अब बताओ क्वेश्चन क्या आएगा, सोचो, कॉपी में लिखो, कुछ तो दिमाग लगाओ। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर मुझे, अच्छा पैरालाइज हो गया राइट हैंड, 9 दिन हो गए, प्रीति कुमारी, चलो 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 आज सबसे बात होगी, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तुम लोग मुझसे बात ही नहीं करते हो। बुक कब तक भिजवा रहे हैं, आज पॉलिटी की बुक जा रही है, ठीक है, पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इंग्लिश पहले डिलीवर हो रही, हिंदी 4-5 दिन के अंदर दूसरी बुक आ जाएगी। 20 तारीख तक आपके पास सारी किताबें पहुंच जानी चाहिए, 20 मार्च तक।
तो आज मैं आप लोगों के शेड्यूल पे भी बातचीत करूंगा क्लास के बाद। अभी 100 डेज की क्लास में मैं आ रहा हूं, आज मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो जो लोग केवल बुक लेना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़िए, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? यूज योर ब्रेन। अब आज से करंट अफेयर्स में मैं एक स्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा हूं। जब हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग जब न्यूज़पेपर खोलते थे तो हम लोग क्वेश्चन बहुत करते थे ना, कि भाई ये क्वेश्चन आया फलाना इसमें, तो बच्चे कहते थे सर आंसर भी मिल जाता तो बड़ा बढ़िया था। कॉपी तो 1000 क्वेश्चन की हो गई है, तो मेरे गुल्लक में वो सब कुछ था। तो चलिए देखो, तेहरान को धुआं धुआं कर दिया। अब तुम्हारे लिए जो मैंने बताया है, देखना धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में वही चीजें होंगी। तुम्हारे पास फ्यूचरिस्टिक विजन आ चुका है आज की क्लास में। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अब ये खबर आई, तो इस खबर में कुछ पढ़ने लायक है, इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। आगे भारत के लिए क्या है? भारत को अभी उड़ता तीर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? भारत को जाके चिल्लाना चाहिए गोरिल्ला बन के कैसे हुआ? ठीक है, जो कर रहे हैं उनको करने दो। और अमेरिका चाहता है भारत शामिल हो जाए। अमेरिका अपने उसको इस वॉर का एलाई बनाना चाहता है और हमें बच के निकलना है। ठीक है, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, जाने दो, ठीक है, अपना काम होता रहेगा। इनको पहले भेजने की तैयारी थी, बीजेपी वाले ऐसे करते हैं। चलो भाई, अब हमारे लिए न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो, बड़ी घटना है। यूपीएससी प्रीलिम्स यहां से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? रेडी? ठीक है, अब इस न्यूज़पेपर से क्या क्या निकलना है, बात जो मैं कराने जा रहा हूं, देखना, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना, हाँ सर आप मेहनत करते हो रियली में, ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसका हिंदी दे दूंगा, हिंदी वाले परेशान ना रहे, दोनों भाषाओं में अनुवाद कर देता हूं, अभी इसकी क्लास के बाद अपलोड करा दूंगा हिंदी में भी। चलिए अब आगे अपने क्वेश्चन में लास्ट में लूंगा, पहले ध्यान से समझो। तो ये वाली न्यूज है, दैट इज, यहां पर है हमारे पास न्यूज, और वो है, ये बहुत बड़ी खबर है, श्रीलंका इवैक्यूएट्स द क्रू ऑफ द सेकंड इरानियन शिप नियर इट्स टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है टेरिटोरियल वाटर को लेकर। चेन्नई एक्सप्रेस में भी आपने देखा होगा, जब शाहरुख खान जाते हैं तो ये टेरिटोरियल वाटर बोलता है ना, जो आईपीएस ऑफिसर होता है कोस्ट गार्ड का, कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है। तुम किस गांव से? बोले कुंभन। तो कुंभन वाले तुम्हें जानते हैं। तो वहां जब पहुंचता है तो ये ले, जानता ना, ये हमारा है, हमारा है, ठीक है, हम इसको जानती है। चलो, तो अब हम उसी चीज को समझते हैं कि इसका हमारे प्रीलिम से क्या लेना देना है। लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो वर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब मीडिया कह रहा है कि अमेरिका ने भारत के पोर्ट्स का यूज किया, भारत कह रहा है ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं हुआ। कल शाम को जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है अपना, और उसने कहा है कि यह श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यह घटना नहीं हुई है। अब इस खबर का आप क्या यूज करोगे? लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। तो चलिए, तो न्यूज ये है कि एन इरानियन वेसल वाज रिपोर्टेड टू बी लोकेटेड इनसाइड श्रीलंका's एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नियर इट्स मैरीटाइम बाउंड्री। तो एक दूसरा वॉरशिप जो है वो जो है श्रीलंका के ईईजेड के बीच में आया है, ठीक है। दिस एक्टिवेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरीटाइम ज्यूरिडिक्शन। अब क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझो, हिंदी में बता दूंगा, हिंदी वाले चिक चिक नहीं करेंगे, मैं भेज दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में पूछता है, वो होता है मैरीटाइम ज्यूरिडिक्शन जोन, एमजेजेड, यानी समुद्री न्यायाधिकरण क्षेत्र, कि वहां पर क्या पावर्स हैं। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ये एक छोटी सी चीज आपकी इस न्यूज में रह गई होगी, दैट इज मैरीटाइम, यानी समुद्री न्यायाधिकरण क्षेत्र। तो समझ लो न्यूज, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास को समझने की कोशिश करो। अब समझते हैं ईजेड क्या होता है। पहले तो मैं कीवर्ड समझा दूं, की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर मुझे सब लोग बताएंगे जिसने पीवाईक्यू सॉल्व किया, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया है, एक एक वर्ड यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक एक वर्ड। अब बताते हैं ईजेड यूपीएससी में किस साल आया है, प्री और मेंस दोनों में, जल्दी बताते जाओ, जो मेरे ऑनलाइन के बच्चे वो भी बताते जाएं। शुरू करते हैं। तो ईजेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक मैरीटाइम जोन होता है, वहां वेयर कोस्टल स्टेट हैज द सोवरेन राइट ओवर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, हिंदी में भी इसको समझ लेना।
कि ये बेसिकली एक समुद्री सीमा क्षेत्र होता है जहां पर किसी देश को अपने तट से उसका जो तट है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स होता है। नॉटिकल मतलब समुद्री जल को हम लोग किसमें नापते हैं? नॉटिकल्स में। तो नॉटिकल माइल होता है जहां पर उस देश को संप्रभु अधिकार होते हैं। कैसे संप्रभु अधिकार होते हैं? यानी वो उसका सोवरेन राइट होता है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का और दोहन का। एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, निकाल भी सकता है, चाहे तेल हो, मछलियां हो, खनिज हो, तो उसके पास सोवरेन संप्रभु होता है उसके प्राकृतिक संसाधनों को एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, उसके पास होता है। समुद्र से जुड़ा अगला जो नियम होता है वो अंक्लॉज होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन है प्री और मेंस दोनों का। ठीक है, देखो बताना शुरू कर दिया 2022 2016, शाबाश 2016, वेरी गुड, ये चाहिए मुझे अपने स्टूडेंट से। तो अंक्लॉज यूपीएससी में पूछा गया। अंक्लॉज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। एग्जाम में क्वेश्चन आया किस साल, जल्दी बताना शुरू करो। तो संयुक्त राष्ट्र का सी कानूनों के यानी समुद्री कानूनों के ऊपर अभिसमय, समुद्री कानूनों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय बोलते हैं अंक्लॉज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये बेसिकली अंतरराष्ट्रीय संधि है जो गवर्निंग मैरीटाइम जोन्स एंड ओपन सी गवर्नेंस और ओशियन गवर्नेंस। ये बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो समुद्री क्षेत्र और समुद्री शासन को तय करता है, उसकी सीमाएं निर्धारित करता है, उसकी नियमावलियां बनाता है। तो अंक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। शाबाश, बताते जाना। अब एक छोटी सी खबर से कितनी खबर। दूसरा होता है टेरिटोरियल सी, आपने इसके बारे में सुना होगा। टेरिटोरियल सी क्षेत्रीय समुद्र जो होता है। तो मैरीटाइम बेल्ट एडजेसेंट टू द कोर्ट वेयर फुल सोवरेनिटी एग्जिस्ट। फुल सोवरेनिटी का मतलब होता है यहां पर देश के कानून कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स होता है। 12 उस देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स को टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। टेरिटोरियल वाटर, ये ईजेड का मतलब हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये क्या हो गया? टेरिटोरियल, यानी उसका स्थलीय क्षेत्र जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये 12 नॉटिकल माइल्स होता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट, भारत का लॉ यहां काम करता है। यहां पर भारत के कानून, यानी भारत की धरती पर अगर आप कोई अपराध करते हैं वो इस पानी के ऊपर अपराध किए गए के बराबर होगा। वहां पर भारत के कानून कार्य करेंगे, भारत की एजेंसी काम करेंगी। दैट इज टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल वाटर्स। इसके बाद है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो क्या होता है? महाद्वीप जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय निमग्न तट, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है। तो ये बेसिकली महाद्वीपों का ही पार्ट होता है। ये जैसे भारत का क्या है? ये महाद्वीप है, ये लैंड का पार्ट है। तो ये महाद्वीप यानी लैंड का पार्ट होता है और ये हिस्सा ये मान लो ओशियन है, ये समुद्र है। तो ये बेसिकली क्या होता है? समुद्र के अंदर जो स्थल का पार्ट घुसा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निमग्न तट, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको हिंदी में बोलेंगे निमग्न तट। ये बेसिकली मछली पकड़ने के लिए, जहाजों को खड़ा करने के लिए, बंदरगाह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सी, दैट इज पार्ट ऑफ लैंड। तो जब समुद्र जो होता है, जब स्थल जो होता है वो समुद्र के अंदर जब घुसता है तो कहां तक जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक जाता है। तो ज्योग्राफी में पूछा गया कहां तक इसका विस्तार होता है? कॉन्टिनेंटल ब्रेक तक। ब्रेक के बाद क्या होता है? समुद्र का विस्तार शुरू हो जाता है। ये कहां पे जाएगा? एक जगह जाएगा और यहां से ब्रेक कर जाएगा, उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ब्रेक। तो इसका क्रम पूछा गया था। इसको कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय ब्रेक कहा जाएगा। तो ये हो गया महाद्वीपीय मग्न तट, निमग्न तट बोलेंगे। तो जो ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, तेल निकाला जाता है, खनिज होता है, मछली पकड़ा जाता है, वो कहां पर होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो क्वेश्चन लिखो, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसके पास है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय निमग्न तट किसके पास है? सबसे चौड़ा महाद्वीपीय निमग्न तट कहां है? ज्योग्राफी वालों को मैंने पढ़ाया है, जवाब दो। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे चौड़ा महाद्वीपीय निमग्न तट कहां है? कौन से महासागर के पास है? अब आ जाओ। EZ is a maritime zone extending up to 200 nautical miles from the baseline where a coastal state had sovereign right over resources but not full sovereignty। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो भी मैंने बता दिया 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा,
और यहां पर क्या होगा, सोवरेन राइट ओवर रिसोर्सेज, याद रखिएगा अंतर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहां पर रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर संप्रभु होगा, लेकिन नॉट फुली सोवरेनिटी। फुली सोवरेनिटी मतलब हो गया देश के कानून, देश की एजेंसीज। अगर आप टेरिटोरियल वाटर में कोई अपराध करते हो तो राष्ट्र के ऊपर किए गए अपराध के बराबर है। अगर आपने कोई मिसाइल विसाइल वहां पर खड़े होकर दाग दी तो वो माना जाएगा भारत के लैंड के ऊपर आपने किया है। तो फुल सोवरेनिटी कहां होगी, 12 नॉटिकल माइल्स पे, जिसको बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद हमारा टेरिटोरियल यानी कि हमारा स्थलीय वाटर जिसे हम लोग बोलेंगे। तो कोस्टल स्टेट, अब क्या होता है इसमें, सबसे इसमें भी भारत के राज्यों में जो तटीय राज्य होते हैं जिनके साथ समुद्र लगा हुआ है, ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, केरल हो गया, इनको जो राइट्स होते हैं फिश एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, इनके ऊपर प्रियोरिटी राइट्स होते हैं। यानी कि अगर भारत के तटीय राज्यों की बात करेंगे तो जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो मछलियां हो गई, नॉन लिविंग तेल गैस, ठीक है, सीबेड मिनरल्स जैसे मैग्नीज नोड्यूल्स पाए जाते हैं अंदर, जो खनिज पाए जाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, इनके ऊपर क्या होगा, विंड प्रोडक्शन, करंट जो उसका मान लो टाइडल करंट्स है, कल को मान लो समुद्रों से हमने बिजली बनाना शुरू कर दिया, तो किसके पास एक्सेसिव राइट होंगे, कोस्टल स्टेट्स के पास। तो कोस्टल स्टेट भारत के भी, और जो भी जितने भी देश हैं दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जितने देश हैं उन सबके पास भी अंक्लॉज से क्या हो जाएगा, पावर मिल जाती है कि जो जैसे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, तो इन सभी के पास क्या होगा, या म्यांमार हो गया, तो इन सभी के पास राइट्स मिले, मॉरिशस, मालदीव, तो जो भी कोस्टल एरियाज है उनके पास इन सब चीजों के राइट्स मिलते हैं। इसकी लीगल बायस कहां आती है ये समझ लो, कैसे पढ़ना होता है। तो एस्टेब्लिश अंडर पार्ट 5 ऑफ द अंक्लॉज, 1982 में जो है अंक्लॉज का भाग 5 बनाया गया था। कौन सा भाग था, 5वां भाग, ठीक है, पार्ट 5 कब हुआ था, 1982 में अंक्लॉज के अंतर्गत, ठीक है, और इसको अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में यानी इंटरनेशनल ट्रीटी के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इंस्टीट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन, अगर कोई वायलेट करता है तो क्या होगा, कोस्टल स्टेट्स रेगुलेट मरीन रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड आर्टिफिशियल आइलैंड विद इन देयर ईजेड। जी हां, ये विवाद हुआ है होन्शुशु द्वीप को लेकर। होन्शुशु द्वीप यानी जापान और चाइना के बीच में। तो चाइना इतना तेज है, उसने क्या किया, आर्टिफिशियल द्वीप बना दिया। तो ये नियम कहता है कि आप किसी भी राष्ट्र का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ईजेड, जो 200 नॉटिकल माइल्स है, उसके अंदर वो मरीन रिसर्च कर सकता है, यानी कि समुद्र के अंदर वो अपने अनुसंधान, भले चाहे वो पनडुब्बी क्यों ना हो। जैसे चाइना क्या कह रहा है, चाइना कहता है भाई हम तो सबमरीन्स लेके चल रहे हैं। ये जो अमेरिका की सबमरीन थी, ये था ना वहां पे पहले छुपी हुई थी, तो मरीन रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के नाम पे तुम कुछ भी करो। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड, जी हाँ, ईजेड के अंदर अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो आप एक कृत्रिम द्वीप भी बना सकते हैं वहां पे। और होन्शुशु लिख लो, होन्शुशु द्वीप विवाद जापान और चाइना के बीच में। तो चाइना बिल्कुल उसकी बाउंड्री पहुंचकर उसने द्वीप बना दिया। तो आर्टिफिशियल आइलैंड विद इन देयर ईजेड, लेकिन अपनी ईजेड में बना सकते हैं। अब देखते हैं मैरीटाइम जोन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, बड़े ध्यान से याद कर लो क्लास में, और ज्यादातर क्लास में याद रखने की सोचा करो। तो मैरीटाइम जोन में क्या क्या होता है, पहला होता है इंटरनल वाटर्स, आंतरिक जल, जो जैसे भारत में है। तो भारत में क्या है, जैसे कट तटे पटे हैं, ऐसे ना, ऐसे कट है, तो ये ऐसे कट बने हुए हैं। जैसे मान लो चिल्का झील हो गया, लगून हो गया, ठीक है, वेम्बनाड हो गया, जो आपका जो है बैक वाटर्स है। तो वैसे भारत का ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये गया, अब अंदर जो है पानी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, बैक वाटर। जैसे केरल क्या है, अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है, तो इसको बोलेंगे इंटरनल वाटर्स। यानी जब समुद्र का जल लैंड के अंदर आ गया हो, तो पहला होता है ये, मतलब उसकी लैंड सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। इसको पहला पार्ट होता है इंटरनल वाटर यानी आंतरिक जल। दूसरा होता है टेरिटोरियल सी, 12 नॉटिकल माइल, जो उसकी क्षेत्रीय समुद्र है, इसको क्षेत्रीय समुद्र बोलते हैं। तीसरा है कॉन्टिजियस जोन, 24 नॉटिकल माइल। जी हां, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स में। एक एक क्वेश्चन यहां से जो भी आया है सब तुम्हारे सामने रख दिया है। तो तीसरा होता है, कई लोगों को ये नहीं पता होगा, ये भी कोई जोन होता है। तो 12 और 200 के बीच में भी एक जोन होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, जिसे 24 नॉटिकल माइल है। इसके बाद है ईजेड, 200 नॉटिकल माइल, और इसके बाद शुरू होता है उच्च सागर, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून काम करते हैं, इसको बोलते हैं 200 नॉटिकल के पार उच्च सागर। कौन बताएगा ये यूपीएससी में किस साल, अभी रिसेंट क्वेश्चन आया, रिसेंट क्वेश्चन आया है। अब लिमिटेशंस क्या है,
अदर स्टेट्स रिटेन फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन ओवर फ्लाइट्स एंड लेइंग सबमरीन केबल्स पाइपलाइन ईजेड। तो अब यहां पे लिमिटेशन क्या आ जाती है, हर कोई चाहता, अब आजकल जैसे केबल लाइंस की, वो ईरान वॉर में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि सब कुछ ठीक है, देश वे ठोक दे, जो समुद्रों के अंदर इंटरनेट की केबल बिछाई गई वो ना ठोक दे। अगर वो उड़ गई तो पूरी दुनिया तो एकदम पैरालाइज हो जाएगी। इसमें फायदा अमेरिका को है क्योंकि इधर एलन मस्क आ जाएगा, वो चाह रहा है कि ठोक दे। तो उसके पास आजकल सैटेलाइट से स्टारलिंक है ना, तो स्टारलिंक में तुम्हें किसी तारवार की जरूरत नहीं, तो उसके तो शेयर देखो, अमेरिका में हर आदमी का फायदा इस समय, सब वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं। तो यही ईजेड से ही वो लाइंस बिछाई जाती हैं, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट की लाइंस, डाटा सेंटर्स, ये सब यही बनाए जाते हैं। तो ये हमेशा आपस में डिस्प्यूट का रीजन बनता है, ये हमेशा डिस्प्यूट में बना रहता है। भारत श्रीलंका के बीच में मछुआरे हमारे सीमा में आ जाते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में रिसोर्स पकड़ने के चक्कर में एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर में घुस, खासतौर पर जहां दो देशों की सीमाएं आपस में बहुत ज्यादा लगती है, जैसे साउथ चाइना। तो साउथ चाइना से लगे हुए जितने देश हैं, चाइना कहता है भाड़ में जाओ, सब कुछ हमारा है। तो चाइना मानता ही नहीं है इस चीज को। वो क्या कहता है, बोले हमें तो अपना विस्तार चाहिए। वियतनाम के साथ उसका टेंशन हो जाती, बाकी देशों के साथ, लाओस के साथ, कंबोडिया, जितने भी कोस्टल रीजन, वो कहता है सब कुछ दक्षिण चीन सागर में सब कुछ हमारा है। आगे आते हैं। अब भारत के लिए क्या है, अब समझो भारत इसमें कहां है। इंडिया रेगुलेट्स ईजेड थ्रू द मैरीटाइम जोन्स इन इंडिया एक्ट 1976। भारत क्या करता है, भारत ने अंक्लॉज बनने से पहले ही अपने ईजेड को मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1976, किसको किसको इससे पहले ये बात पता थी, ये भी लिख लो। तो भारत का जो ईजेड है वो कैसे, भारत अपने जो है टेरिटोरियल वाटर, अपना जो जलीय सीमाएं हैं, उसको किससे रेगुलेट करता है, मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1976, भारत सरकार का 1976 का एक्ट है। ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार को, किसको, केंद्र सरकार को अथॉरिटी देता है, उसको शक्ति देता है कि वो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। अब ये न्यूज यहां से इंपॉर्टेंट थी। कितने क्वेश्चन अभी तक हमने प्रीलिम्स के कर लिए यहां पे, जल्दी से ऑनलाइन वाले बताओ, तुम लोग तो पढ़ते नहीं पीवाई के। कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यहां पर, और बार बार आए हैं, एक दो बार नहीं, बार बार आते हैं। ये ज्योग्राफी में आता है, अंक्लॉज आया हुआ है, ईजेड आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आया था। चलो